दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की फरमाइश पर बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यह बिल्डिंग दुबई के रूलर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसी बिल्डिंग ने दुनिया भर में दुबई का इंप्रेशन बनाना था और दुबई का फ्यूचर भी इसी बिल्डिंग पर डिपेंड कर रहा था। 1053 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने के लिए शेख मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई के सारे खजाने भी खोल दिए थे। उनको पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन जो चीज उनको चाहिए थी उसको हर कीमत पर कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मसला ये नहीं था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना है, बल्कि मसला ये था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल पानी पर बनाना था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने दिन रात एक करके इतनी मेहनत की जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। दुबई में फक्र से खड़ी यह बिल्डिंग, जिसको हम बुर्ज अल अरब के नाम से जानते हैं, यह बिल्डिंग ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई के नाम से भी पहचानी जाती है। फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंचा 321 मीटर लंबा ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है, जिस पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ था। लेकिन दुबई के रूलर के लिए बुर्ज अल अरब बनाने का फैसला काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, 1950 में दुबई मछेरों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब 1960 में दुबई से ऑयल निकलना शुरू हुआ और दुबई के हालात कुछ बेहतर होने लगे, जहां उनको ऑयल निकलने की खुशी मिली, वहीं उनको एक बुरी खबर भी सुनाई गई। जियोलॉजिस्ट ने बताया कि दुबई से निकलने वाला तेल सिर्फ 2016 तक ही चल सकेगा, यानी दुबई के पास सिर्फ 2016 तक का टाइम था, जिसके पहले इस प्रोजेक्ट को खत्म करना था। लेकिन यह सब इतना आसान होने वाला नहीं था। एक तो समंदर में ही 7 स्टार लग्जरी होटल बनाना था, और वह भी दुबई की कड़कती गर्मी में। इस प्रोजेक्ट में जो भी इंजीनियरिंग टीम हाथ डालेगी, ये बात तो तय थी कि उनको अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। इंजीनियरिंग टीम को बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन में ऐसे चैलेंज फेस करने पड़े जो उन्होंने इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में कभी नहीं देखे थे। चैलेंज नंबर 1, सबसे पहला चैलेंज था शेख को इंप्रेस करने का। यानी दुबई ये प्रोजेक्ट बनवाना तो चाहता था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा डिजाइन लेकर आए जो पहली नजर में ही शेख की आंखों में बस जाए। ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम राइट और उसकी टीम ने यह मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए हामी तो भरी, पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। टॉम राइट ने इससे पहले इस सिर्फ मामूली स्ट्रक्चर और स्कूल बिल्डिंग के डिजाइन बनाए थे, लेकिन बुर्ज अल अरब का डिजाइन बनाने के लिए उनको अपनी लिमिट भी क्रॉस करनी पड़ी। जी हाँ, वो ये डिजाइन इमेजिन करने के लिए यॉट में बैठकर मंजिल के काफी दूर गए, और तब उन्होंने एक सेलिंग बोट को वहां से गुजरते हुए देखा। टॉम राइट का कहना था कि समंदर से देखने पर वहां मौजूद सेलिंग बोट दूर से ही काफी यूनिक लुक दे रही थी, और यही वजह थी कि उन्होंने ये डिजाइन बनाकर शेख के सामने पेश किया। दुबई के रूलर ने जब यह डिजाइन देखा तो वह बहुत इंप्रेस हुए और उसको फौरन अप्रूव कर लिया। चैलेंज नंबर 2, टॉम राइट को शेख के ऑफिस से डिजाइन का अप्रूवल तो मिल चुका था, और अब बारी थी काम स्टार्ट करने की। लेकिन यही एक और मसले ने उनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से इस आलिशान सीलिंग बोट डिजाइन को पानी के ऊपर होना था, जिसके लिए एक आइलैंड की जरूरत थी, और वह आइलैंड वहां मौजूद नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी तरह जानती थी कि नया आइलैंड बनाने में कॉस्ट भी बढ़ेगी, और बुर्ज अल अरब को समंदरी तूफान से खतरा भी होगा। लेकिन इससे भी बड़ा मसला यह था कि इनको 1050 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर एक ऐसे आइलैंड पर बनाना था जिसको आज से पहले किसी ने बनाने की कोशिश भी नहीं की थी। 1995 की स्टार्टिंग में आइलैंड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिश इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, और इन्होंने समंदर से 1300 फीट दूर पानी के नीचे पत्थर डलवाना शुरू कर दिया। 5 महीनों की अथाक मेहनत के बाद इस आइलैंड की शक्ल सामने आने लगी। इस आइलैंड को अपने ऊपर 2 लाख टन वजन बर्दाश्त करना था। ये तकरीबन 50,000 एशियन एलिफेंट के वजन के बराबर बनता है।
अभी आइलैंड पूरी तरह मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि अचानक वही हुआ जिसका सबको डर लगा हुआ था। जी हां, अरेबियन सी में एक समंदरी तूफान ने ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपनी लपेट में ले लिया और साथ ही बुर्ज अल अरब के लिए बनाए गए आइलैंड को भी। खौफनाक समंदर की लहरों ने आइलैंड को हिला दिया, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया था। ये खबर दुबई के शाही महल में आग की तरह फैल गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने इस सिर्फ आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वह बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेंगे। 5 महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी यह ख्वाब अधूरा ही रह जाने का डर था। यह मसला बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला इतना बड़ा मसला था कि इसकी वजह से पूरी कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर आ गया था। लेकिन चंद महीनों के बाद आइलैंड इंजीनियर माइक मैक्नोलस ने एक आइडिया दिया। माइक का मानना था कि समंदर की लहरों को किसी भी सूरत रोक नहीं सकते, लेकिन उनका जोर हम जरूर कम कर सकते हैं। माइक ने ऐसे होलो कंक्रीट स्लैब तैयार किए जो आइलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे। जैसे ही लहरों का पानी इन होलो स्लैब्स में घुसेगा तो वो आइलैंड के पत्थरों से टकराने के बजाय होलो स्लैब्स में ही गोल घूम जाएगा। माइक ने आइलैंड के एक 3D मॉडल पर होलो कंक्रीट स्लैब्स लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से उनको टेस्ट भी करके दिखाया। हैरत अंगेज तौर पर आइलैंड की दीवारों पर लगने वाला जोर 50% तक कम हो चुका था। यह खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई। चैलेंज नंबर 3। अब बारी थी फाउंडेशन यानी बुर्ज अल अरब की बुनियाद डालने की। फाउंडेशन डालने के लिए आइलैंड पर 30 मीटर की खुदाई करके एक कॉफर डैम बनाया गया। इंजीनियर का प्लान था कि बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइप पर रखी जाएगी। ये सॉलिड स्टील पाइल्स जमीन में मौजूद हार्ड रॉक के अंदर ड्रिल किए जाते हैं ताकि इनके हिलने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। लेकिन जमीन में ड्रिलिंग करके 180 मीटर की गहराई तक भी इंजीनियर को कोई सॉलिड रॉक ना मिल सका। यानी जिस जमीन में वह स्टील पाइल्स डालने जा रहे थे वहां रेत के अलावा कुछ नहीं था। फाउंडेशन की बुनियाद सिर्फ रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। जियोग्राफी के हिसाब से दुबई फॉल्ट लाइंस के काफी करीब है और अर्थक्वेक की वजह से लाखों टन वजनी स्ट्रक्चर एक ही झटके में ढेर भी हो सकता है, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो रेत के जर्रे कंपैक्ट हो जाते हैं और यह कंडीशन खास तौर पर तब मजीद भयानक हो जाती है जब रेत के ऊपर कोई हैवी स्ट्रक्चर खड़ा हो। इस मसले से निपटने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प ने एक आइडिया पेश किया। उनका कहना था कि अगर रेत में स्टील पाइल ठोका जाए तो एक वक्त बाद वह अंदर जाना बंद कर देगा, क्योंकि जमीन के अंदर अब ऐसी रेत आ चुकी है जो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। यानी अर्थक्वेक से कंप्रेस्ड सैंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इफेक्ट को स्किन फ्रिक्शन इफेक्ट भी कहा जाता है। ड्रिलिंग टेस्ट करके चेक किया गया तो इंजीनियर को आइलैंड के नीचे कंप्रेस्ड सैंड मिल गई। बिना किसी इंतजार के 250 स्टील पाइल्स जमीन में डाल दिए गए। यानी पूरे बुर्ज अल अरब का लोड अब इन स्टील पाइल पर रखा जाना था। स्टील पाइप डालने के बाद कंक्रीट डालकर एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर ली गई। बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल एंडिंग पर ही था जब दुबई के शेख ने फरमाइश की कि उनको इसमें एक ऐसा रेस्टोरेंट भी चाहिए जो हवा में ही फ्लोट करता दिखाई दे। ये फरमाइश इंजीनियर के गले आ गई, क्योंकि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने के लिए पहले से ही सपोर्ट बनाना जरूरी था। शेख तो फरमाइश करके चले गए। अब ना ही आर्किटेक्ट को मना करने की हिम्मत थी और ना ही उनके पास कोई सोल्यूशन था। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद जब इंजीनियर को मालूम पड़ा कि ये अर्थक्वेक और स्टॉर्म प्रूफ नहीं है, तो फिर कैसे इस मसले से जान छुड़ाई गई। कैसे 2 सालों तक इंटीरियर डिजाइन का काम चलता रहा और 2 सालों की मेहनत के बाद भी शेख ने इस डिजाइन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। और दुबई के रूलर की एंड टाइम पर बुर्ज अल अरब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की फरमाइश को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल से गुजरकर पूरा किया। चैलेंज नंबर 4। 2 सालों की मेहनत के बाद इंजीनियर और आर्किटेक्ट आखिरकार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आधा खड़ा कर चुके थे। लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे नए नए चैलेंज सामने आते गए। 1996 की एंडिंग में बिल्डिंग का कंक्रीट स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका था,
लेकिन डिजाइन पूरा करने के लिए और बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए एक स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी, ताकि यह सारा स्ट्रक्चर टाइटली आपस में ही जुड़ा रहे। चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट के डिजाइन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये डायगोनल स्टील ट्रस बनाने थे। डिजाइन देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहे, लेकिन इनको बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। ये स्टील डायगोनल दुबई से 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में तैयार होना था और इस प्रोजेक्ट को चीफ कॉन्ट्रैक्टर माल्कम मर्फी कर रहे थे। हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस A380 से भी ज्यादा थी और हर एक का वजन 10 रोड रोलर से भी ज्यादा। ये डायगोनल वेल्ड करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करना वाकई बहुत ही डिफिकल्ट साबित हुआ। एक एक डायगोनल को 3 ट्रक्स की सपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना था। ये कन्वे इतना बड़ा था कि इसके लिए सारा ट्रैफिक भी रोक लिया गया था। लेकिन जब ये डायगोनल कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे तो एक और मुसीबत खड़ी हो गई। चैलेंज नंबर 5। मसला था कि ये भारी भरकम स्टील डायगोनल 200 मीटर की ऊंचाई तक कैसे चढ़ा जाएंगे। हर एक डायगोनल का वजन 165 टन था, जिनको 200 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट करना था। जो लिफ्टर्स उनके पास मौजूद थे वो इतना ज्यादा वजन उठाने के काबिल नहीं थे। आखिरकार सिंगापुर से खास लिफ्टिंग बेल्ट मंगाई गई, जिन्होंने ये डायगोनल लिफ्ट किए। डायगोनल को लिफ्ट करके स्टील ब्रैकेट में फिट करना था, लेकिन यहां आकर मामले ने एक नया टर्न मार लिया। जी हां, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर पूरे दिन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर नीचे होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टील एक्सपांड होता है और टेम्परेचर ड्रॉप की सूरत में स्टील वापस श्रिंक हो जाता है। अगर ये डायगोनल्स फिक्स ब्रैकेट में लगा दिए गए तो एक एक्सपांशन की सूरत में पूरा स्टील स्ट्रक्चर टेंशन में आकर टूट भी सकता है, जिसका खौफनाक नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है। आखिरकार ये सॉल्यूशन निकाला गया कि जिस ब्रैकेट में ये डायगोनल फिट होंगे उसमें मौजूद वॉशर को इस तरह डिजाइन किया जाए कि जब डायगोनल एक्सपेंड हो तो वह स्टील के दूसरे स्ट्रक्चर पर टेंशन नहीं डाल सके। इस खास ब्रैकेट को फिजिकल शेप देकर तमाम डायगोनल फिट कर दिए गए। चैलेंज नंबर 6। अब बुर्ज अल अरब का आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर दुबई के मौसम के लिहाज से बिल्कुल नया था। दुबई के साहिल पर कभी कभी ऐसी समुद्री हवाएं भी चलती है जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है। वैसे तो यह स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट करना जरूरी था। आर्किटेक्ट को जिस चीज का खतरा था उसको वर्टेक्स शेडिंग भी कहा जाता है, जिसमें तेज हवा जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये टेस्ट करने के लिए कि बुर्ज अल अरब का एक मॉडल विंड टनल टेस्ट में भेजा गया। वाइंड इंजीनियर वॉकर बटरगेट ने जब टेस्ट किया तो वर्टेक्स शेडिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया। इसका मतलब यह था कि तेज हवाओं के दौरान बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर वाइब्रेट करेगा, जो खौफनाक सिचुएशन को दावत दे सकता है। वाइंड इंजीनियर ने इसका जो सॉल्यूशन पेश किया उसमें बिल्डिंग का डिजाइन चेंज करना लाजमी था, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट का कहना था कि डिजाइन चेंज करने से बिल्डिंग की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अब कुछ ऐसा करना था जिससे डिजाइन भी चेंज ना हो और वर्टेक्स शेडिंग से भी छुटकारा मिल सके। लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन भी था जिससे यह मसला हल किया जा सकता है, और वह था ट्यून्ड मास डैम्पर। जी हां, ट्यून मास डैम्पर एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें एक वेट लटक रहा होता है। जब वाइब्रेशन पैदा होने लगती है तो यह सिस्टम खुद वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करके स्ट्रक्चर को महफूज रखता है। ऐसे कई मास डैम्पर भी वीक पॉइंट पर लगाकर बुर्ज अल अरब को वर्टेक्स शेडिंग से भी महफूज बना दिया गया। चैलेंज नंबर 6। अब बुर्ज अल अरब का आउटर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट था और विंड टनल टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका था, लेकिन जब शेख ने कंस्ट्रक्शन साइट का विजिट किया तो उनको कुछ अधूरा अधूरा लगा। उसके बाद शेख ने जो फरमाइश की वो सुनकर इंजीनियरिंग टीम के होश ही उड़ गए। दुबई के रूलर का कहना था कि उनको बुर्ज अल अरब में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए, जहां डिनर करते वक्त ऐसा महसूस हो जैसे समंदर के ऊपर हवा में बैठकर डिनर किया जा रहा है। क्योंकि यह फरमाइश ऐसी थी कि ना तो उसके लिए कोई सपोर्ट बनाई गई थी और ना ही इंजीनियरिंग टीम उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। अब कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना था।
क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश का सवाल था। ये फरमाइश पूरी करना आर्किटेक्ट के लिए बहुत मुश्किल था और इस काम को अंजाम देने के लिए आर्किटेक्ट को एक बार फिर से अपने लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ी। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक डिजाइन तैयार किया गया जिसमें बुर्ज अल अरब के कंक्रीट कोर में स्टील ब्रैकेट लगाए गए और फिर उन्हें 10 मोटी बीम्स डाली गई। इन बीम्स के ऊपर लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर उसको शीशे से सील किया जाएगा। बुर्ज अल अरब का यह फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वाकई इंजीनियरिंग हिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में से एक है। चैलेंज नंबर 7, बुर्ज अल अरब की खूबसूरती बाहर से ज्यादा उसके इंटीरियर में है। इसी वजह से अब बारी थी कि वर्ल्ड क्लास सुपर लग्जरी होटल के इंटीरियर डिजाइन का काम जल्द स्टार्ट किया जाए। लेकिन दुबई का मौसम ऐसा होता है कि जहां की हमें ह्यूमिडिटी 100% तक पहुंच जाती है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बिल्डिंग के अंदर ही ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कम ना किया गया तो इंटीरियर डिजाइनिंग में शामिल गोल्ड प्लेटिंग और वुड कार्विंग का काम नहीं किया जा सकेगा। इसी वजह से अब तक था इस आलिशान बिल्डिंग को ठंडा करने का। ये साल था 1997 और अब बुर्ज अल अरब को पहली बार सेंट्रल एयर कंडीशन करने का काम शुरू हो गया, जिसके लिए विंडो पैनल लगाकर बिल्डिंग को सील किया गया और सेलिंग बोर्ड के डिजाइन के हिसाब से एक साइड पर आइकॉनिक फैब्रिक वॉल लगाने का काम भी शुरू हो गया। यह फैब्रिक वॉल दुनिया की सबसे बड़ी फैब्रिक वॉल है जो बुर्ज अल अरब के पूरे एक साइड को कवर किए हुए है। इसकी खास बात यह है कि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर भी कम रहता है। चैलेंज नंबर 8, अब बुर्ज अल अरब इंटीरियर डिजाइन के लिए बिल्कुल रेडी था। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम मशहूर डिजाइनर क्योन चू को करना था, जो दुनिया की सबसे पहले नंबर के डिजाइनर है। किंग ऑफ ब्रुनेई के महल भी इसी डिजाइनर ने डिजाइन किए थे। डिजाइनर ने बताया कि शेख मोहम्मद को ऐसा डिजाइन चाहिए जो आज से पहले ना कभी बनाया गया हो और ना ही बाद में ऐसा डिजाइन कोई बना सके। इस डिजाइनर को बुर्ज अल अरब के 202 शूट्स और 180 मीटर ऊंचा एट्रियम ऐसे डिजाइन करना था कि दुनिया इसको देखकर ही हैरान रह जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए इटली और ब्राजील से 24,000 स्क्वायर मीटर मार्बल मंगाया गया और वह भी बिल्कुल प्राइम क्वालिटी का। बुर्ज अल अरब में जितने मार्बल लगने थे उनकी सारी 300 सॉकर ग्राउंड के बराबर बनती है और आप यकीन नहीं करेंगे कि जितना मार्बल मंगाया उतना ही 24 कैरेट गोल्ड भी मंगाया गया था, यानी 24,000 स्क्वायर मीटर और उसके साथ 300 सॉकर ग्राउंड जितनी बड़ी गोल्ड प्लेटिंग भी मंगाई गई, क्योंकि किसी भी चीज को गोल्ड पेंट करना दुबई के रूलर की शान के ही खिलाफ है। डेडलाइन के बिल्कुल करीब डिजाइनर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब बारी थी शेख मोहम्मद के विजिट की। जब शेख ने बिल्डिंग का विजिट किया तो वह इस आलिशान इंटीरियर डिजाइन को देखकर हैरान रह गए। शेख मोहम्मद ने कहा कि ये एट्रियम दुनिया का सबसे ऊंचा और लग्जरियस एट्रियम है, लेकिन इसमें कलर्स कहाँ है? डिजाइनर ने एट्रियम के लिए व्हाइट कलर का चूज किया था, जिसको शेख ने देखते ही रिजेक्ट कर दिया। अब एट्रियम को कलर देने के लिए फैब्रिक वॉल पर लाइट शो इंस्टॉल किया गया, डांसिंग फाउंटेन लगाए गए और मेहमानों के वेलकम के लिए एक आलिशान फिश एक्वेरियम भी सजाया गया। एट्रियम की वॉल्स को कलरफुल बनाने के लिए इसमें रेनबो शेड और गोल्ड प्लेटिंग का काम किया गया और एक बार फिर से शेख को आने की दावत दी गई। इस बार शेख ने पहली फुर्सत में ही डिजाइन अप्रूव कर लिया और ऐसे 1 दिसंबर 1999 बुर्ज अल अरब की यह आइकॉनिक बिल्डिंग कंप्लीट कर ली गई। बुर्ज अल अरब को 7 स्टार रेटिंग ऐसे ही नहीं दी गई, क्योंकि ये होटल दुबई के रूलर ने अपनी पसंद पर बनवाया था। इसी वजह से यहाँ फैसिलिटी भी किसी महल से कम नहीं है। इस आलिशान होटल तक पहुंचने के लिए एक प्राइवेट ब्रिज बना हुआ है, लेकिन यह ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ बाय रोड आना पसंद करते हैं। वीआईपीज़ के लिए खास तौर पर होटल के टॉप पर एक हेलीपैड भी मौजूद है, यानी अगर आपने बुर्ज अल अरब में स्वीट बुक करवाया है तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ तो आप चमकती दमकती प्राइवेट रोल्स रॉयस यूज करें या फिर प्राइवेट हेलीकॉप्टर, जो पूरे दुबई के शानदार नजारे दिखाने के बाद होटल के रूफटॉप पर लैंड होता है और जहां एक टीम वेलकम के लिए पहले से ही मौजूद होती है।
होटल के अंदर एंटर होते ही एक मैजिकल व्यू आपका इंतजार कर रहा होता है। ये 180 मीटर ऊंचा एटेरियम है, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन एटेरियम होने का खिताब भी मिल चुका है। साथ ही साथ जिस तरफ नजर दौड़ाई जाए सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड नजर आता है। रिसेप्शन डेस्क, टेबल चेयर, लैम्प स्टैंड, एलिवेटर और डस्टबिन भी गोल्ड प्लेटेड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुर्ज अल अरीब में पूरे 24,000 स्क्वायर मीटर गोल्ड की चादर लगाई जा चुकी है, और वह भी 24 कैरेट गोल्ड की। यहाँ आने वाले तमाम गेस्ट को सबसे पहले वेलकम ड्रिंक दी जाती है, और चेक इन कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट बटलर दे दिया जाता है। ये प्राइवेट बटलर 24 घंटे गेस्ट की खिदमत के लिए मौजूद रहता है। हालांकि दूर से देखा जाए तो ये बिल्डिंग काफी ऊंची दिखाई देती है, लेकिन पूरे बुर्ज अल अरब में सिर्फ 202 स्वीट्स हैं। उसकी वजह यह है कि बुर्ज अल अरब सिर्फ एलिट क्लास के लिए बनाया गया था, और उनको होटल में क्राउड हर किस पसंद नहीं होता। यहाँ के स्वीट्स इतने बड़े हैं कि बटलर को सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाने में ही पूरा 1 घंटा लग जाता है। यहाँ का सबसे छोटा स्वीट भी 1800 स्क्वायर फुट का है, जो तकरीबन 3 बेडरूम हाउस के बराबर बनता है। और यहाँ का रॉयल स्वीट तो बुर्ज अल अरब का पूरा 1 फ्लोर ही खा जाता है। जी हाँ, रॉयल स्वीट पूरे 8400 स्क्वायर फुट जितना बड़ा है। लग्जरी रूम का इंटीरियर काफी खूबसूरत भी है और कलरफुल भी, जिसको दुबई के लोगों और कल्चर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये सबसे छोटा स्वीट भी डबल स्टोरी है, और यहाँ पर भी गोल्ड का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इस स्वीट में आईमैक के साथ एक वर्किंग टेबल, डाइनिंग टेबल, गोल्डन टीवी रेट, गोल्ड फ्रेम्स, एस्प्रेसो मशीन और हैरत अंगेज नजारे देखने के लिए लग्जरी सोफा भी मौजूद है। लेकिन ये सब यहाँ खत्म नहीं हुआ। ऊपर वाले फ्लोर पर एक बेडरूम, ड्रेसिंग रूम और एक सहाना बाथरूम भी मौजूद है। इस बाथरूम में वॉश बेसिन पर भी काफी गोल्ड का यूज किया गया है। साथ ही साथ वेट स्केल और डस्टबिन भी गोल्ड प्लेटेड है। बेडरूम में तकरीबन तमाम चीजें ही रिमोट से इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है। जैसा कि बेड पे लेटे लेटे ही अगर व्यूज देखना हो तो कर्टेन्स एक बटन से ही हट जाते हैं, और अगर एलसीडी समंदर का व्यू भी डिस्टर्ब कर रही हो तो उसको भी एक बटन के जरिए हटाया जा सकता है। और अगर रॉयल स्वीट की बात की जाए तो इसकी साइज किसी फार्म हाउस से कम नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल बेडरूम्स हैं, जहाँ के बेड भी रोटेट होते हैं। पाम जोमेरा का व्यू देखना हो या फिर सनसेट, बेड रोटेट होता जाता है और व्यू चेंज होता जाता है। बेड पर मौजूद कलरफुल बेडशीट इजिप्ट की खास होटल से बनाई गई है, जो हद से ज्यादा नरम और मुलायम है। इस सब के बावजूद भी अगर आप इस बेड पर कंफर्टेबल नहीं है तो इसका भी एक अनोखा सॉल्यूशन यहाँ मौजूद है। जिस तरह लग्जरी होटल रूम्स में खाने का एक मेन्यू रखा होता है, इसी तरह बुर्ज अल अरब के स्वीट्स में पिलोज का भी एक मेन्यू रखा होता है। जी हाँ, मेनू में 17 किस्मों के कंफर्टेबल पिलोज रखे गए हैं, यानी जिसको जैसा पिलो पसंद हो वह वैसा ऑर्डर करके आराम की नींद सो सकता है। रॉयल स्वीट्स में चाहे जो भी रहे उसका किंग या क्वीन की तरह ख्याल रखा जाता है। इस स्वीट तक पहुंचने के लिए प्राइवेट लीक रखी गई है, और इन स्वीट्स में अपना प्राइवेट सिनेमा भी मौजूद है। बुर्ज अल अरब के रॉयल स्वीट्स में एक रात गुजारने का रेंट $24,000 यानी 18 लाख रुपयों के बराबर है। वैसे तो यह स्वीट्स होते हुए किसी गेस्ट को भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं भी जाना हो तो स्वीट से बाहर निकलते ही प्राइवेट बटलर आपके इंतजार में खड़ा होता है। गेस्ट को किसी किस्म की भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, उसके लिए ये बटलर हर वक्त आपके पीछे चलता रहता है। स्वीट से हटकर अगर बात की जाए तो बुर्ज अल अरब के 18वें फ्लोर पर एक फेमस स्पा मौजूद है। इसकी बड़ी बड़ी विंडोज से जो नजारा देखने को मिलता है वह एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस पेश करता है। इस पूरे होटल में कई स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इंडोर स्विमिंग करनी हो या आउटडोर इन्फिनिटी पूल का मजा लेना हो, जहां भी स्विमिंग करने का मन हो, आपका बटलर टॉवल और जूस लिए आपके इंतजार में खड़ा रहता है। अगर प्राइवेट स्विमिंग पूल का इरादा हो तो वह भी बुक करवाया जा सकता है। बुर्ज अल अरब में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वॉक करके जाने का ऑप्शन तो होता ही है, लेकिन हर गेस्ट को प्राइवेट बग्गी भी ऑफर की जाती है। ये बग्गी बुर्ज अल अरब के प्राइवेट बीच तक भी ले जाती है। रेस्टोरेंट्स की अगर बात की जाए तो जहां दूसरे होटल्स में 2 या 3 डाइनिंग एरिया होते हैं,
बुर्ज अल अरब में पूरे 6 रेस्टोरेंट्स हैं। ये तमाम रेस्टोरेंट अपने अपने लुक्स की वजह से मशहूर है। किसी का आउटडोर ज्यादा इंप्रेसिव है तो कोई फिश एक्वेरियम की वजह से मशहूर है। इन तमाम रेस्टोरेंट्स में मौजूद शेफ्स दुनिया जहां की हर डिश बनाने के एक्सपर्ट हैं। यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट अल मुंतहा के नाम से जाना जाता है, जो बुर्ज अल अरब के टॉप पर मौजूद है। ये एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जहां पर डिनर या लंच करने का अपना ही मजा है, जहां सस्ते से सस्ती चीज भी एक चाय का कप है, और वह भी 11,400 रुपये का। इस रेस्टोरेंट की एक साइड पर पूरा ग्लास लगाया गया है और रूफ को ब्लू और ग्रीन टोन से सजाया गया है। दुनिया के सबसे ज्यादा लग्जरी बार भी बुर्ज अल अरब में ही मौजूद है और इसका नाम गोल्ड ऑन 27 रखा गया है। वैसे तो पूरा होटल ही गोल्ड से भरा हुआ है, लेकिन ये बार टोटली पूरी गोल्ड प्लेटेड है। यहाँ एक ऐसा कॉकटेल भी मिलता है जिसमें इंटेबल गोल्ड शुगर क्यूब्स डाले जाते हैं। आपको ये भी बताते चले कि बुर्ज अल अरब की बाहर से सफाई करने के लिए 20 वर्कर्स पूरे 1 महीने तक इसको साफ करते रहते हैं, तब जाकर महीने के एंड में ये पूरी बिल्डिंग साफ होती है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।